15.1 प्रस्तावना। जनतंत्र और संचार माध्यम विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि आजकल विकास को केवल चुनी हुई सरकारी की ही जिम्मेदारी नहीं माना जाता। नीतियां बनाने की पहल करने के बावजूद सरकारों को जनता की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न चुनाव, जन आंदोलन और बहसों जैसा जनतांत्रिक प्रक्रियाएं जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। समाचार माध्यमों सहित सभी जनसंचार माध्यम लोगों को विकास से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने के साथ साथ इन मुद्दा पर बहस के लिए स्थान भी मुहैया कराते हैं। भूमंडलीकरण के इस युग में संचार माध्यम सामाजिक प्रबंध के सबसे सशक्त घटक बनकर उभरे हैं। जनमत बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका सर्वविदित है, पर कुछ संचार विशेषज्ञ और समाजशास्त्री सोचते हैं कि जनमत तैयार करने में उन लोगों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है जिनकी बात समाज के लोग मानते हैं। लेकिन पूंजीवादी क्रांति के समय से ही प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा ही इसलिए दिया गया था कि लोगों के विचारों को प्रभावित करने और इस प्रकार पूंजीवादी जनतंत्र के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को गति देने की उसकी भूमिका को पहचान लिया गया था। इस इकाई में हम सामान्य तौर पर नीति निर्माण और विशेष रूप से जनहित की नीतियों के बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका पर विचार करेंगे। संचार माध्यमों की भूमिका दोहरी है। एक तरफ तो यह माध्यम शिक्षाविदों, पत्रकारों, विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों के नेताओं, धार्मिक नेताओं, मजदूरों और किसानों के संघों आदि समूहों द्वारा व्यक्त राय को प्रकाशित कर नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, और दूसरी ओर संचार माध्यम बहस चलाकर और जनता को शिक्षित कर नीति निर्माताओं या अधिकारियों को जनता के हितों का ख्याल रखने का दबाव डालते हैं। साथ ही हम लोकतंत्रीकरण का प्रक्रिया, संचार माध्यमों और सामाजिक विकास पर भूमंडलीकरण और प्रौद्योगिकी प्रगति के प्रभाव की चर्चा भी करेंगे। हम लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे ले जाने में माध्यम प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर भी विचार करेंगे। 15.2 जनहित नीति क्या है? 15.2 जनहित नीति क्या है? जनहित नीति वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्रीय या प्रांतीय सरकार, नगरपालिका और पंचायतों को लोकहित में कुछ कदम उठाने में मदद करती है। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, संचार माध्यमों, रक्षा, कृषि आदि से जुड़े मसले ऐसे हैं जिनका जन सामान्य पर असर पड़ता है और इसलिए इन्हें जनहित नीतियों के मसले माना जाता है। 2.1 परिभाषाएं। जन नीतियों की एक परिभाषा वह है जो कोसिडीन ने दी है, जिसमें वह कहते हैं जन नीति वह कार्रवाई है जो प्रशासकीय सत्ता को अपने संसाधन निश्चित मूल्यों के समर्थन में करने को बाध्य करती है। उनके अनुसार नीति निर्धारण में जन मूल्यों का स्पष्टीकरण, पैसे और सेवाओं की वचनबद्धता और अधिकार और पद देना शामिल होता है। कोसिडीन 1994। 3 एक विद्वान के अनुसार जन नीतियां यहां होती है जहां समुदाय समुदायों के तौर पर बातें तय करना चाहते हैं, लेकिन एक अन्य विद्वान कहते हैं कि जन नीतियां सरकार के जनता की समस्याओं को हल करने वाले फैसले और कार्रवाई होती है। जन नीतियों को परिभाषित करते हुए यह भी कहते हैं कि जन नीतियां अच्छे समाज की परिभाषा और उसको बनाने के तरीकों के लिए होने वाले संघर्ष का परिणाम होती है। जन नीतियों की एक और परिभाषा वह हो सकती है जो जन नीतियों को सत्ता, अधिकारों, संसाधनों, सूचनाओं और लाभों के वितरण और प्रबंधन के जरिए जनहित के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति हो। जैसा हमने देखा, जन नीतियों का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें वह सब मामले आ जाते हैं जो जनता से जुड़े हों। भले ही वह स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले हो या पेयजल की समस्या हो, इन सभी के लिए नीतियां बनाने और फिर उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि जनता बेहतर महसूस कर सके। 2.2 जनहित नीति और प्रशासन। जनतंत्र में लोग अपने नेताओं को बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराने की उनकी योग्यताओं के कई स्तरों पर चुनते हैं। यदि किसी राजनीतिक पार्टी के सरकार बनने वाले नेता जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नीतियां नहीं बनाते हैं तो उन्हें जनता अस्वीकार कर देती है। शासन करने वाली और विपक्ष में बैठने वाली राजनीतिक पार्टियों के पास एक निश्चित परिप्रेक्ष्य का होना आवश्यक होता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि नीति निर्धारण, मौजूदा नीतियों पर बहस तथा जननीति के बारे में एक अलग दृष्टिकोण को सामने लाना लोकतांत्रिक शासन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। सरकार के लोकतांत्रिक रूपों में जन नीतियों का मुख्य भाग संसद में विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है। लोकतंत्र में नीति निर्धारण संस्थाओं की राज्य स्तरीय और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों जैसी कई तहें होती है। संसद जनता की भागीदारी का प्रधान सर्वोच्च प्रतीक है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। वह प्रतिनिधि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सभी नीतियों पर विधान बनने से पहले बरिया और बहस करते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता के प्रतिनिधित्व का दूसरा रूप है। समान राजनीतिक विचार और रुचियों वाले लोग ऐसे राजनीतिक दल का गठन करते हैं जो लोगों के एक वर्ग की विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। श्रमिक तथा किसान आंदोलन, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन तथा सामाजिक आंदोलन भी राजनीतिक अभिव्यक्तियों के मंच है। संचार माध्यम भी एक अन्य संस्था है जो सरकार और जनता के बीच संप्रेषण को आसान बनाती है। 15.3 लोकतंत्र में संचार माध्यम भूमिका और प्रभाव। 3.1 प्रारंभिक दौर। मुद्रणालय के आविष्कार के समय से ही और विशेषकर यूरोप में जनतंत्र की स्थापना के बाद से ही प्रेस और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। भले ही यूरोप में मुद्रणालय का आगमन पूंजीवादी क्रांति से बहुत पहले हुआ, उसे उसकी असली जगह और महत्व इस क्रांति के दौरान और बाद में ही मिल पाया। सामंती व्यवस्था को इसलिए उखाड़ फेंका गया कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर निर्भर पूंजीवादी जनतंत्र स्थापित किया जाना था। हालांकि क्रांति से पहले ही प्रेस विमर्श का एक ऐसा प्रमुख औजार बन गया था जिसके बिना जॉन स्टुअर्ट मिल, हॉब्स, रूसो, वोल्टेयर, मांतेस्किए के साथ कई अन्य दार्शनिकों और चिंतकों के विचारों का प्रचार संभव नहीं था। पास्कल और देकार्त की बहुवर्चित दार्शनिक बहस भी प्रेस की वजह से संभव हुई। कहना अनुचित न होगा कि प्रेस इस प्रकार की बहसों का माध्यम बना जिन्होंने पूंजीवादी जनतंत्र के आंदोलन को वैचारिक आधार दिया। यही वजह थी कि आधुनिक जनतंत्र में प्रेस को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया। पूंजीवाद के आरंभिक दिनों में पत्रकारिता का काम उभरते हुए जनतंत्र की उपलब्धियों को प्रचारित करना था। यही वह कालखंड है जहां पत्रकारिता की राजनीतिक विकास में भूमिका तय हुई। वह पूंजीवादी जनतंत्र के विचारधारात्मक विकास का प्रमुख माध्यम बना और उसने सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर जनता से संवाद किया। जो लोग सत्ता में आए थे वह यह दावा कर रहे थे कि यह जनता द्वारा, जनता के लिए जनता की सरकार बना रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की जो कुछ बातें बतानी थी यह नहीं बताई जा सकती थी यदि ऐसा करने से नवस्थापित व्यवस्था की उपलब्धियों का महत्व कम हो या ऐसा करने से समाज पुरानी व्यवस्था की आरे लौटता हो।
यही वजह थी कि जनतंत्र के प्रवक्ताओं ने कहा कि यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस हद तक हो कि सही नैतिक मूल्यों और राज्य सत्ता को खतरा पहुंचे तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। आने वाले वर्षों में पूंजीवादी जनतंत्र परिपक्व हुआ और उसे लगा कि जनता में जनतांत्रिक चेतना की प्रक्रिया को तब तक तेज नहीं किया जा सकता जब तक मौजूदा स्वतंत्र प्रेस से भी अधिक स्वतंत्र प्रेस नहीं होगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों वाले आधुनिक जनतंत्री ने संसद, विधानपालिका, सरकार, कार्यपालिका और न्यायालय, न्यायपालिका की मदद से राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया को नियंत्रित किया। उन्होंने प्रेस को जनतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित किया। तभी से यूरोप और अमेरिका में प्रेस स्वतंत्र विमर्श का प्रमुख कारक बन गया। अमेरिकी प्रेस के उद्देश्यों के बारे में हर्बर्ट जे एल्टथुल ने अपने व्याख्यानों में जनतंत्र और पत्रकारिता के संबंधों की चर्चा की है। यह कहते हैं, जनतंत्र में जनता ही शासन करती है और उनकी आवाजें मतदान पेटियों में सुनी जा सकती है। मतदान पेटियों में व्यक्त जनता के निर्णय उन्हें प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करते हैं। समाचार माध्यम मूलतः यह सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। अतः समाचार माध्यम जनतंत्र के बने रहने के लिए अनिवार्य है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि जनतंत्र एक स्वतंत्र समाज है। किसी अन्य शासन प्रणाली में नागरिक स्वतंत्र नहीं होते। अतः समाज के स्वतंत्र होने के लिए नागरिकों तक सूचनाओं का प्रवाह ऐसे समाचार माध्यमों से होना चाहिए जो स्वतंत्र हों। आजकल यह केवल अमेरिकियों की ही नहीं बल्कि पूंजीवादी विश्व के अधिकांश नागरिकों की भी यही धारणा है। तीन दशमलव दो आधुनिक जनतंत्र और पत्रकारिता। विभिन्न देशों में जनसंचार माध्यम जनतांत्रिक प्रक्रियाओं से अधिकाधिक जुड़ते जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी और राजनेता अपने कार्यक्रमों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जनता भी यह निर्णय करने के लिए संचार माध्यमों पर अधिक से अधिक निर्भर करती है ताकि उनके नेता अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे शासन करते हैं और कैसे जन नीतियों का निर्धारण करते हैं। आश्चर्यजनक है कि संचार माध्यमों के प्रभाव के बढ़ने से मतदाताओं की भागीदारी घटती है। सुसंजानित नागरिक और हमारे लोकतंत्र के सक्रिय भागीदार होने के लिए जनता को प्रशासनिक प्रक्रिया और उसमें संचार माध्यमों की भूमिका की जानकारी होना आवश्यक है। आम नागरिक को मनोरंजन और संस्कृति की दुनिया का तो संचार माध्यमों से अच्छा ज्ञान हो जाता है, लेकिन इनमें से अधिकांश यह नहीं जानते कि राजनीति और जननीति के साथ संचार माध्यमों का क्या संबंध है और यह किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह आवश्यक है कि यह इन बातों को जाने ताकि वह राजनीति से जुड़े माध्यम संदेशों का विधारवान उपभोक्ता बने। संचार माध्यम और जनतंत्र के बदलते रिश्तों को खोजने के लिए हम उन्हें कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों पर शिक्षाविदों, पत्रकारी, माध्यम प्रबंधकों और नागरिकों को मिलकर सोचना चाहिए। आधुनिक जनतंत्रों में संचार माध्यमों और जन नीतियों के संबंध लगातार आलोचनात्मक और जटिल हुए हैं। ऐसे समाज में जहां 24x7 समाचार वक्त विभाजित जनता पर सूचनाओं की बौछार करता हरे जहां सूचनात्मक मनोरंजन और विमर्श संस्कृति अक्सर पारंपरिक पत्रकारिता पर छा जाती है, वहां जन नीतियों में परिवर्तन करने या उन्हें बनाने के लिए आवश्यक राजनीतिक सहमति बनाना और इसके लिए लक्षित जन विमर्श करना कठिन हो गया है। चुनाव लक्षित समूह विमर्श के अंश, वैसे विशेष रुचि पर होने वाला व्यापक खर्च और निगमों के लोकप्रियता सूचकांक और प्रसार के दबाव महत्वपूर्ण मसलों को बदशकल कर सकते हैं या उन पर ग्रहण लगा सकते हैं। आधुनिक संचार माध्यमों में यह शक्तियां कैरी टकराती है, जानना संवाद माध्यमों और जन नीतियों के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक ही गया है। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाचार कक्षों में जन नीतियों से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के निर्णय कैसे होते हैं, प्रवक्ता अपने संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए संचार माध्यमों पर कैसे निर्भर करते हैं और संचार माध्यमों का उपयोग कैसे करते हैं। 3.3 नई संचार प्रौद्योगिकी और जनतंत्र। सूचना प्रौद्योगिकी के और विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों के अभिसरण की वजह से संचार माध्यमों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। संचार माध्यम का पहले अर्थ केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं होता था, वहीं अब रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर के इसमें शामिल होने की वजह से इसका अर्थ और व्यापक हो गया है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से प्रेस के स्वभाव में कई नए परिवर्तन हुए हैं। सूचनाएं इंटरनेट पर बहुतायत से उपलब्ध है, जिससे पाठकों और नागरिकों की समाचार पत्रों पर निर्भरता कम हुई है। विश्व भर में सरकारें अब सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचाने के लिए न केवल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि आवेदन पत्र जमा करने, उन्हें भरने के लिए आदेश और विज्ञप्तियां जारी करने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए इंटरनेट और अंकीय प्रौद्योगिकियों का प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है। अंकीय प्रौद्योगिकी के इसी प्रयोग को ई-प्रशासन कहते हैं। अभी कंप्यूटर और इंटरनेट की प्रगति सीमित है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार सुविधाओं की कीमतों में और सुधार होने के बाद नई माध्यम प्रौद्योगिकियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की संभावनाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि प्रेस, रेडियो और टेलीविजन जैसी प्रौद्योगिकियों की तुलना में इसमें कथ्य पर निजी या सरकारी नियंत्रण कम है। पहले संचार माध्यमों को स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई थी कि वह जनता का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन इन प्रौद्योगिकियों की कीमत और प्रबंधन की वजह से इन माध्यमों के मालिकों को अपनी रुचि एवं हितों के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। अब ई-प्रशासन और इंटरनेट पर नियंत्रण की कमी की वजह से सरकार और जनता के बीच एक जीवंत संचार माध्यम है और अधिक से अधिक समान हित समूह समानधर्मी लोगों से संबंध कायम कर रहे हैं और अनेक मसलों पर जनमत बनाने में भी सक्षम है। 15.4 संचार माध्यम और जनमत। यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि संचार माध्यम काफी हद तक जनमत तैयार करते हैं। ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जो दर्शाती है कि संचार माध्यम ही लोगों की राय बनाने के एकमात्र साधन नहीं है। 1940 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान पॉल इलाजारफेल्ड और अन्य विद्वानों ने जो शोध किया, इससे पाया कि लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संचार माध्यमों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी पुस्तक द पीपुल्स चॉइस में उन्होंने अलौकिक संप्रेषण, हमजोली समूहों और ओपिनियन लीडरों को भी जनमत निर्माण के प्रमुख घटक माना। फिर भी दो पायदानों वाले सूचना मॉडल में भी जनसंचार माध्यमों की भूमिका को पूरी तरह से नकारा नहीं गया, बल्कि उसे जनता और ओपिनियन लीडर तक सूचनाएं प्रेषित करने की अहम भूमिका में दर्शाया गया। 1970 के दौरान संचार सिद्धांतकारों ने जनमत निर्माण में पुनः संचार माध्यमों की भूमिका को रेखांकित किया। जॉर्ज गार्बनर 1967 ने कल्टीवेशन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें संचार माध्यमों को समाज का निर्माता घोषित किया। उनका मत था कि संचार माध्यमों का लोगों के नजरिए पर व्यंजनात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दर्शाया कि अपने बार-बार और लंबे प्रसार की वजह से वह प्रभावी प्रतीकों का निर्माण करता है।
उनके शोध समय के अनुकूल थे क्योंकि उस समय विज्ञापन समाज को प्रभावित कर रहे थे। बाद में संचार माध्यमों और राजनीति के संबंधों की पड़ताल भी की गई और सवेलककुंब और डोनाल्ड शी 1972 ने चुनावों के दौरान माध्यमों द्वारा एजेंडा तय करने की जांच की। एजेंडा तय करने वाले सिद्धांत के प्रणेताओं का मानना है कि संचार माध्यम लोगों को क्या सोचना है की तुलना में सोचने के लिए क्या क्या है बताने में सफल होते हैं। इस अध्ययन में संचार माध्यमों द्वारा तय किए गए मुद्दों की तुलना लोगों और राजनेताओं द्वारा तय किए गए मुद्दों से की गई। इस अध्ययन में बताया गया है कि समय के साथ माध्यमों द्वारा तय किए गए मुद्दे जनता के मुद्दे बन जाते हैं। संचार के दूसरे विद्वानों ने हमें जनसंचार के कई वैकल्पिक सिद्धांत बताए हैं, पर हम यहां दो अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मेल्विन डफलर और सैरा बॉल राकीक ने निर्भरता का सिद्धांत सामने रखा, जिसमें कुछ सामरिक तथा मनोवैज्ञानिक घटक संचार माध्यमों का उनके पाठकों और दर्शकों पर नियंत्रण रखने से बचाव करते हैं। वह कहते हैं, जनसंचार माध्यमों में न केवल यादवैच्छिक प्रभाव सत्ता की कमी होती है, बल्कि यह यादवैच्छिक संप्रेषण कर पाने में भी सक्षम नहीं होते। मध्यम और उसके श्रोता या दर्शक समाज के अभिन्न अंग है। आसपास का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ न केवल उनके संदेशों पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि उन संदेशों के दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी नियंत्रित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत विकास संचार का सिद्धांत कहलाता है, जिसे विकासशील देशों के संचार समस्याओं के अध्ययन के लिए मैकग्राइंड आयोग ने प्रतिपादित किया। संचार की अंतर संरचना के अगाय यंत्रों और सामग्री के लिए विकसित देशों पर निर्भरता आदि यह समस्याएं थी जिनका अध्ययन किया गया। अपने अपने समाजों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला काम मानने की उनकी प्रतिबद्धता और समान हितों वाले देशों की पहचान करना इन देशों के लक्ष्य थे। विकास संधार सिद्धांतकारों की प्रमुख चिंता गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, रोजगार आदि के विकास कार्यक्रमों में संचार माध्यमों का इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढना था। इस सिद्धांत की सफलता सरकारों पर निर्भर करती है, क्योंकि वही विधायी नीतियों की मदद से संचार माध्यमों की स्वतंत्रता या उन पर नियंत्रण लगा सकती हैं। ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि संचार माध्यम सूचनाओं के प्रसार, लोगों को मुख्य मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और उनके मनोरंजन करने के शक्तिशाली औजार है। संचार माध्यमों की लोगों को प्रभावित करने की इसी क्षमता की वजह से कई बार सरकारें सेंसरशिप जैसे काले कानून लाकर इन पर नियंत्रण करना चाहती है। 15.5 केस अध्ययन। जननीतियों पर संचार माध्यमों का असर। जननीति के मुद्दों पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि हाल ही में तमाम नीतियों में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन बेहतर अध्ययन के लिए हम यहां एक जननीति का उदाहरण लेंगे। हाल ही में हुए हर एक बदलाव ने जनता को बहस के लिए उकसाया है, जैसे कि एम विनिवेश, श्रम कानून, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि। 5.1 सी पर जननीति। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार देश की राजधानी में पर्यावरण के अनुकूल सी जी का प्रयोग लागू किया, ताकि वायु प्रदूषण में कमी हो। इस निर्णय से अनेक डीजल वाहन निर्माताओं को झटका लगा, खासकर उन हल्के वाहन उत्पादकों को जो अपने वाहन या तो लाए या फिर डीजल कारें बाजार में लाने वाले थे। सभी जन वाहनों को सी में परिवर्तित करने की आवश्यकता ने सभी वाहन मालिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इससे सवारियों को काफी परेशानी हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए नीति को समय से कार्यान्वित करने के आदेश दिए, जबकि कई विरोधाभासी हितों के कारण यहां पर कई दबाव थे। अंततः विपक्षी दल भा और सत्तारूढ़ कांग्रेस में तनाव स्पष्ट दिखाई दिया। संचार माध्यमों तक यह लड़ाई बढ़ी और उन्होंने कार्यान्वयन के हर स्तर को रिपोर्ट किया। कुछ बड़ी मुख्य खबरें जो अखबारों में इस काल में आई वह संचार माध्यमों का इन मामलों में हस्तक्षेप भी स्पष्ट करती हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई है। प्रदूषित दिल्ली को सी बाह्य, भाजपा ने कहा नहीं। टाइम्स न्यूज नेटवर्क सी एसआई ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सराहा। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस 6 अप्रैल 2002 सी मुद्दे पर कबीना विभाजित। हिंदू 8 अप्रैल 2002 खुराना साहिब सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय को नकारा। राम नाइक और अरुण जेटली ने विधायी आदेश का समर्थन किया। एक्सप्रेस न्यूज 8 अप्रैल 2002 केंद्र न्यायालय की ताकत को पचा जाना बाहता है विशेषज्ञ। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस 8 अप्रैल 2002 असल में संचार माध्यमों के अलावा राजनीतिक दल तथा परिवहन मालिकों और सवारियों के समान हित वाले समूहों के अलावा अन्य दबाव समूह और जनमत बनने वाले अन्य लोग इस खेल में शामिल थे। सी जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, उसने सी को दिल्ली में लागू करने की खूब वकालत की। इसकी जानकारी विस्तार से गैर सरकारी संगठन की वेब स्थली पर उपलब्ध है। इस बात को पूरी तरह से जाने बिना किसी इस मामले में संबंधित पक्ष है जननीति विश्लेषण का अध्ययन करने वालों को चाहिए कि यह और भी व्यवस्थलियों पर जाएं और यह समझे किसी का समर्थन या विरोध करने वालों के क्या तर्क है। फिर भी सी द्वारा व्यवस्थली पर उपलब्ध कराई गई बातें विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई जान नीतियों के विश्लेषण करने के लिए काफी है। सी द्वारा जारी की गई कुछ प्रेस कतरनों के अंश जो वायु प्रदूषण और उनमें शामिल विभिन्न राजनीतिक और व्यापारिक हितों और उनके सी प्रयोग के समर्थन या विरोध का वर्णन करते हैं। नीचे दिए गए हैं। नवंबर 1, 1998 सांसहीन विकास के 2 दशक। भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 20 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ा है और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण 8 गुना बढ़ा है। सीएसई का कहना है कि 2 स्ट्रोक और डीजल गाड़ियों को बढ़ावा देने वाली नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। सीएसई द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार 1975 से 95 के अंतराल में जहां भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 गुना इजाफा हुआ है, वहीं कल कारखानों से होने वाला वायु प्रदूषण 4 गुना बढ़ा है और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में चौंका देने वाली 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों का खुलासा सीएसई के निदेशक अनिल अग्रवाल ने 1 नवंबर को सीएसई के स्वच्छ हवा के अधिकार के अभियान की 3री वर्षगांठ के अवसर पर एक आम सभा में किया। इस प्रचार का आगाज 1 नवंबर 1996 में एक रिपोर्ट धीमी हत्या है भारत में यातायात प्रदूषण की खतरनाक कहानी, स्लो मर्डर, द डेडली स्टोरी ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन इन इंडिया के लोकार्पण के बाद किया गया। इस प्रचार का असर 1996 में इसके लागू होने के एकदम बाद महसूस किया गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली परिवहन विभाग को स्लो मर्डर के लोकार्पण के मद्देनजर सुओ मोटो नोटिस जारी किया और कहा कि वह व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आए।
पहली नवंबर 1997 को इसकी वर्षगांठ सम्मेलन के बाद जब सीएसई ने यह बताया कि हर घंटे एक व्यक्ति वायु प्रदूषण की वजह से मरता है, तब तात्कालिक पर्यावरण मंत्री सैफुद्दीन सोज ने मीडिया अभियान का श्वेत पत्र लाकर जवाब दिया। अग्रवाल का कहना था कि सरकार एक सोची समझी योजना सामने लाने में नाकामयाब रही है। इसके बजाय सरकार ने उन प्रमाणों के बावजूद कि ऐसे इंजनों वाले वाहन सबसे अधिक प्रदूषण करते हैं, डीजल और 2 स्ट्रोक इंजनी को बढ़ावा दिया। 1975 में 2 स्ट्रोक इंजन वाले वाहनों की संख्या संपूर्ण वाहन संख्या का 40% थी, जो 1995 में बढ़कर 70% हो गई, जबकि इन इंजनों में प्रदूषण का प्रमुख तत्व हाइड्रोकार्बन की पर्यावरण में मौजूदगी से 1980 से 94 के दौरान 10 गुना इजाफा हुआ। इसी तरह डीजल की खपत में 1980 से 94 के अंतराल में 4 गुना वृद्धि हुई, जिससे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में 9 गुना वृद्धि हुई। सरकार को खराब गुणवत्ता के डीजल की बिक्री करने पर कोसते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि भारतीय रिफाइनरियां अपनी डीजल गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकती है तो देश को डीजल आयात करना चाहिए। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि भारतीय निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों से बना डीजल विश्व के सर्वोत्तम से 250 गुना गंदा है। मुख्यमंत्री का दावा, हम होंगे कामयाब। प्रगति मैदान में लगे ऑटो मेले में सीईई की प्रदर्शनी में आए दर्शकों को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। चकाचौंध करने वाली कारें और छोटे स्कूटर वार्षिक ऑटो प्रदर्शनी के मूल आकर्षण होते हैं। ऐसे में सीएसई की वायु प्रदूषण पर लगाई गई प्रदर्शनी इस छिपी हुई बात की याद दिला रही थी कि निरंतर बढ़ते हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि हर बार जब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 2 गुना बढ़ता है, वायु प्रदूषण में 8 गुना वृद्धि होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, वी शैल ओवरकम, विश योर हेल्प, हम आपके सहयोग से कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के बसों के आर्डर को मार्च 2000 तक लागू करने में असमर्थ है, लेकिन कहा कि वर्ष के अंत तक इसे हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार देरी का कारण है बसों का निर्माण करने की सहूलियत में कमी और केंद्रीय भूतत्व परिवहन का 80 स्टेशन स्थापित करने में नाकामी। अब तक केवल 42 स्टेशन स्थापित किए गए हैं, लेकिन अशोक लीलैंड के आर रामकृष्णन के अनुसार उनकी कंपनी बसों का निर्माण करने में सक्षम है। रामाकृष्णन ने कहा, सरकारी जरूरत को पूरा करने और निर्माण में बढ़ोतरी के लिए सीसैट को काफी बड़े पैमाने में आर्डरों की आवश्यकता है ताकि किट बनाने में सहूलियत हो। उन स्कूली बच्चों के एक सवाल का जवाब देते हुए जो उद्घाटन समारोह में के बच्चों की पत्रिका गोबर टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पर मौजूद थे, श्रीमती दीक्षित ने यह माना कि सरकार ने डीजल इंजनों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। डीजल वाहन पेट्रोल वाहन की तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा छोड़ते हैं। टोक्यो और कैलिफोर्निया को सम्मिलित करते हुए विश्व के ऐसे कई बड़े शहरों ने डीजल इंजनों को कम करने की ओर कदम उठाए हैं जिनमें वाहन संख्या अधिक है। जर्मन पर्यावरण मंत्रालय, कैलिफोर्निया पर्यावरण प्राधिकरण और स्वीड कंसल्टेंसी ने अपने अलग अलग अध्ययनों से इस बात की पुष्टि की है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। ने मुख्यमंत्रियों स्मॉग अलर्ट प्रणाली के बारे में सोचने को कहा, जिससे कि नागरिकों को प्रदूषण स्तर के हानिकारक स्तर तक पहुंचने की चेतावनी मिल सके। साथ ही साथ लग्जरी डीजल कारों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने को कहा और ऐसी कर प्रणाली लागू करने की सिफारिश की जिससे तकनीक और ईंधन में सुधार हो। 9 अगस्त 2001 सीईई को इस बात से झटका लगा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राज नाइक ने सर्वोच्च न्यायालय के पर जारी आदेश को लोगों के दिमाग में गलत दर और अनियमितता बताकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नई दिल्ली, 9 अगस्त 2001। जैसे जैसे हर यात्री परिवहन की में परिवर्तित करने की तारीख नजदीक आती जा रही है, हर इंसान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के लागू करने की तरफ ध्यान दे रहा है, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नाइक देश में गैस आपूर्ति के कर्ताधर्ता को आपूर्ति की बहाली में कोई रुचि नहीं है। इसके बजाय वह अनियमितताएं पैदा कर रहे हैं जिसकी घोट दिल्ली में इस्तेमाल करने वाली को लग रही है। राम नाइक मीडिया की भ्रमित करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं जिसमें कई ऐसी समस्याएं बताई जा रही है जिनका की कोई हल नहीं है। उन्होंने भटका देने वाला यह वक्तव्य जारी किया है कि परिवहन आवश्यकताओं के लिए दिल्ली में गैस अनुकूल मात्रा में नहीं है, या कि गैस पाइपलाइन के फटने की स्थिति में जब इसकी मरम्मत हो रही होगी तब पूरा शहर काम करना बंद कर देगा तथा ऐसे में के दामों में काफी उछाल आएगा। के निदेशक अनिल अग्रवाल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के जाल को गंभीरता से लिया और इसके गलत सूचना प्रचार की भर्त्सना करते हुए कहा, यह चौंका देने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के परिवर्तन आदेश के 3 साल बाद भी पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि शहर के परिवहन के लिए अनुकूल मात्रा में गैस उपलब्ध नहीं है। यह कहना इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मुहैया कराई गई सूचना के बिल्कुल विपरीत है। यह एक बेहतरीन गलत बयानी का अभ्यास है। हमारे तमी अन्वेषणों से पता चलता है कि डर का या तो कोई अस्तित्व ही नहीं है या फिर इसका समाधान संभव है। साफ है कि नाइक अपने मंत्रालय के कार्य छिपाना चाहते हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि यूरो 2 डीजल को साफ ईंधन करार किया जाए तथा कोई अतिरिक्त काम करने से बचे रहना चाहते हैं और जो बाजार में उपलब्ध है उससे काम बलवाना चाहते हैं। 11 अक्टूबर 2001 राजधानी में एक और बस में आग लगी तथा दिल्ली और जिम्मेवार मंत्रालय चुप्पी साधे हुए हैं। सुरक्षा पर्यवेक्षण और निर्माता को जिम्मेवार ठहराने के लिए उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। नई दिल्ली, अक्टूबर 2001। 3 महीने के छोटे अंतराल में लगातार चौथी बार बस में आग लगने की घटना और इस पर चुप्पी साधे सरकार को देख को काफी अचंभा है। केवल तकनीक को नाकाम करार करने की इच्छा करने वाली आधिकारिक एजेंसियां अपना सही काम करना भूल गई।
एक ऐसी समिति जो कि घटना की जांच करेगी, ऐसा आश्वासन देने के अलावा उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे सुरक्षा प्रबंधों को लागू किया जा सके और किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। यहां तक कि पूर्व में गठित समितियों की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बसों का पर्यवेक्षण किया जाए ताकि हर सी बस के इंजन, ईंधन भंडारण के उच्च दाब और पाइप प्रणाली के पर्यवेक्षण से होकर गुजरे। यह नियम विश्व